बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाब वक्त टुडे में खुशामदीद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशाम रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। बस ये खुशनसीब पसंदीदा ज़िंदगी बसर करेगा, आलीशान जन्नत में जिसके खूशे झुके होंगे। उज़न मिलेगा, खाओ पियो और मज़े उड़ाओ, ये उन आमाल का अजर है जो तुमने आगे भेज दिए गुज़श्ता दिनों में। और जिसको दिया जाएगा उसका नामा अमाल बाएं हाथ में, वो कहेगा ए काश मुझे ना दिया जाता मेरा नामा अमल, और मैं ना जानता मेरा हिसाब क्या है। ए काश मौत नहीं मेरा किस्सा पाक कर दिया होता। सूरा अल हाका की आयत 21 से 28 का तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान पाक समझकर पढ़ने, इस पर अमल करने और इसका एहतराम करने की भी हमें तौफीक अता फरमा दे। आज इतवार है, 14 जमादी उस्सानी 1433 हिजरी, 6 मई सन 2012 है। और आज के मौजूद मेहमान का आपसे तारुफ कराए देते हैं। मोहतरम जनाब दिलावर चौधरी साहब आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ फरमा हैं। दिलावर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत खुश आमदीद। कैसे मिजाज हैं आपके? शुक्रिया शाम साहब, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले हम जो खबर शामिल करना चाहेंगे वो मियां नवाज शरीफ का बयान है। और नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ फरमाते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जरदारियों गिलानियों से टकरा जाएंगे। अवाम लॉन्ग मार्च में साथ देने के लिए तैयार हो जाएं। लॉन्ग मार्च की जल्द कॉल दूंगा। कौम मैदान में ना उतरी तो जरदारी गिलानी जैसे हैवी वेट डाकुओं से मुल्क बचाना मुश्किल होगा। जब तक 6 करोड़ डॉलर्स वापस नहीं आते चैन से नहीं बैठेंगे और सुई सुकाम को खत लिखना पड़ेगा। जरदारी की नीयत में खोट है। आगे है कि जनूबी पंजाब सूबा पीपल्स पार्टी ने करारदाद सूबाई असम्बली में जमा करा दी। इजलास 9 मई को तलब कर लिया गया है। शहबाज शरीफ हाई जैकर और सजा याफ्ता हैं, हुक्म इम्तनाई पर चल रहे हैं, मुस्ताफी हो जाएं। ये बयान दिया है राजा रियाज ने। फिर वज़ीर आज़म गिलानी का बयान भी शामिल करेंगे। कहते हैं कि सदर को सुई सुकाम के हवाले नहीं कर सकते, तफसीली फैसले के बाद अपील करेंगे। शरीफ बरादरान की माली बदउनवानियों के केस ज़ेर इल्तवा हैं, सजा याफ्ता होने के बावजूद कभी हमने उन्हें ताना नहीं दिया। अटक जेल से जद्दा रवानगी प्ली बारगेन के तहत हुई, सदर को इस्तिस्ना हासिल है। और फिर एक और खबर कि 8 मुस्तकिल जजों का बेंच मुमकिन अपील की समाअत करे। एडहॉक जजों की तकर्री दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान बार और दीगर वकला तंजीमें कानूनी तौर पर गिलानी वज़ीर आज़म हैं, इखलाकन ओहदा छोड़ देना चाहिए, लॉन्ग मार्च का हिस्सा नहीं बनेंगे। 8 रुकनी कमेटी सदर वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस से मिलेगी। यासीन आज़ाद अख्तर हुसैन एडहॉक जजों की सिफारिशात मुस्तरद और दीगर करारदादें भी। वकला और इस हवाले से सारी जो हमने खबरें शामिल की है और सबका लुब्बे लबाब यही है कि वज़ीर आज़म गिलानी मरकज़ हैं और अदालती फैसला। नवाज शरीफ साहब इसलिए लॉन्ग मार्च की कॉल देने के लिए अवाम को कह रहे हैं कि घर से निकलें कि वज़ीर आज़म जो हैं और जरदारी साहब हैवी वेट डाकू बन चुके हैं। ये बकौल नवाज शरीफ का ये बयान है और अदलिया के फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। आप इस तमाम सूरत हाल पर हमारे नाज़रीन को क्या एलेबोरेट करेंगे, क्या बताएंगे? एहतशाम साहब, इसको हम पहले तो पीपल्स पार्टी के तनाजुर में देखते हैं। ये जो फैसला आया है हाई मॉरल ग्राउंड्स का तकाजा तो यही है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको रिज़ाइन मस्ट क्विट दे, मतलब जाएं, अब रिज़ाइन दें क्योंकि सज़ा याफ्ता हैं। दूसरी बात ये है कि उनके जो लोग हैं वज़ीर कानून हैं वो भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते फिर रहे हैं और इस तरह बता भी रहे हैं कि जनाब ये जो आर्टिकल 63(1) है जिसके तहत कि ये कहा जाता है कि ये तज़हीक की गई, जानबूझ के तो इन्हें अदालत की है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने शॉर्ट ऑर्डर में ये कहा है कि लाइकली टू बी ट्रीटेड। उन्होंने ये नहीं कहा शेल बी ट्रीटेड कि उस, तो इसलिए ये कानूनी तौर पे वो नाअहल तो हुए नहीं। उन्होंने कहा है कि जी इसको लाइकली टू बी ट्रीट करना चाहिए, शेल बी का लफ्ज़ नहीं है, जोर नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो लाइकली है इसलिए ये तो सिर्फ सज़ा है और नहीं है। मैं समझता हूँ ये एक डायरेक्शन है इलेक्शन कमीशन को। आप तफसीली फैसले का इंतजार क्यों कर रहे हैं जबकि आप खुद, आपको भी पता है और आप जानते भी और कह भी रहे हैं कि इसके जो पैरामीटर्स हैं जो शॉर्ट ऑर्डर के, जाहिर है उन्हीं पैरामीटर्स में रह के इसका जो डिटेल्ड जजमेंट है वो भी आएगी। लेट द इलेक्शन कमीशन डिसाइड। आप उसको मतलब इसको भेजें उधर वहाँ। और उससे पहले मैं समझता हूँ कि हाई मॉरल ग्राउंड्स का जो तकाजा है कि एक बंदा 30 सेकंड है, या वो ये कहते हैं कि जी 30 सेकंड नहीं थे, ये 5 या 6 सेकंड थे, जितने भी सेकंड थे, बहरहाल अब आप सजा याफ्ता हैं। क्या आपका ज़मीर आपको ये गवारा करता है कि आप एक चीफ एग्जेक्टिव रहें कंट्री के और इस तरह, मतलब आप क्या आप इस तरह कोई खिदमत कर सकते हैं? किस इखलाक की बात करते हैं? मैंने कौन सी बद इखलाक? दूसरी बात, हम आते हैं नवाज शरीफ साहब की तरफ।
नवाज शरीफ साहब ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है कि जी हम एक एहतजाजी तहरीक चला रहे हैं, मुल्क भर में हम करेंगे इसको, कभी इधर कभी वहाँ से, कभी लाहौर से, टेक्सला में पहला जलसा किया है। और उनका जो, लेकिन उनका, और लॉन्ग मार्च के लिए अवाम तैयार हो जाए, लेकिन उनका जो स्टांस है वो बड़ा कमज़ोर है कि जनाब पीपल्स पार्टी दूसरा वज़ीर आज़म ले आए। आप महज ये सारा लॉन्ग मार्च, ये सारा कुछ, ये सारी मोबिलाइजेशन इसलिए कर रहे हैं कि अगर वो कल को दूसरा वज़ीर आज़म ले आए तो आप कहें जी बस ठीक है, अब किसी लॉन्ग मार्च की, या हमने जो लॉन्ग मार्च किया है या फलां किया है, इतना बड़ा मोबिलाइजेशन की है आवाम की। अब आपका मेरे ख्याल में स्टांस ये होना चाहिए कि पीपल्स पार्टी कोर्ट ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही, मुसलसल डिनाई कर रही है। एक बड़ी सरकशी वाली कैफियत है कि जनाब आइंदा वज़ीर आज़म भी ख़त नहीं लिखेगा, सारा कुछ नहीं है। नाउ द टाइम हैज़ कम कि आप पैकअप करें और इलेक्शंस करवाए जाए। इलेक्शन मेरा ख्याल है कि उनको अब सिर्फ ये बात नहीं करनी चाहिए कि अगरचे कि वो कहते हैं री इलेक्शंस, लेकिन जो वो स्टांस ले रहे हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से वो ये है कि ये वज़ीर आज़म सजा याफ्ता है, पीपल्स पार्टी दूसरा वज़ीर आज़म। सवाल का जवाब दे दीजिए कि नवाज शरीफ साहब ने जो इस वक्त ये कैंपेन लॉन्च की है हुकूमत के खिलाफ, क्या ये वाकई हुकूमत के खिलाफ है या फिर आने वाले इंतखाबात की तैयारी है? देखें जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो इंतखाबात की तैयारी करें, कि वो ये कहें, अब ये कहें कि जनाब अब आपके पास जो है वो मॉरल ग्राउंड्स ख़त्म हो गई हैं, आपकी जो गवर्नमेंट है पूरी की पूरी, अब आपको जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज यानी अवाम के पास वापस जाना पड़ेगा। ये स्टांस लें, कोई हर्ज नहीं है इसमें कि अगर आप 6 महीने साल पहले इलेक्शन करा देते हैं और इस तरह, मतलब जब आप, मेरा मतलब है जब एक सजा याफ्ता वज़ीर आज़म है तो उसको खुद ये सोचना चाहिए कि इन ग्राउंड्स पर, उससे पहले भी जो होता रहा। तीसरी बात इमरान खान साहब की, मुझे उनके स्टांस पे भी बड़ी अजीब सी हैरत हुई कि उन्होंने कहा जी अभी डिटेल जजमेंट आ ले तो फिर हम करेंगे। क्या उन्होंने, वो तो इन असेंबलीज को तस्लीम ही नहीं करते। एक तरफ वो अपनी एक अपोजिशन पार्टी को ये फरमा रहे हैं कि आप क्विट करें जनाब, फिर हम आपका साथ देंगे। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जनाब डिटेल जजमेंट आ ले, अगर वज़ीर आज़म को कुछ नहीं कहा गया तो ये सिस्टम चलता रहे, कोई हर्ज नहीं है। मतलब ये क्या मौक़िफ़ है? आप एक क्लियर स्टांस लें। आपको तो ये स्टांस लेना, जो आपका क्लियर स्टांस है वो ये है कि आप इन असम्बलियों को नहीं मानते, आप शुरू से ये शोर मचा रहे हैं। आपने बाइकआउट भी किया था इलेक्शंस का, आप बाई इलेक्शन का भी बाइकआउट किया है। आप कहते हैं कि जी अब नए इलेक्शन होने चाहिए क्योंकि पहले इलेक्शन एक डिक्टेटर के रूल में हुए थे, अब एक फ्री फेयर इलेक्शन जो है आप डिमांड कर रहे हैं। तो आपको तो इससे गर्ज नहीं होनी चाहिए कि डिटेल जजमेंट आ रही है या इस सिस्टम को, वज़ीर आज़म को कुछ नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने। आप तो इस सिस्टम को, इन असेंबलीज को मानते नहीं है। तो जो अगर आपको इनवाइट करता है कि आए इसके खिलाफ एक मूव करते हैं तो आपको तो अपना स्टांस। नवाज शरीफ साहब ने राब्ता भी किया जमात इस्लामी से भी और तहरीक इंसाफ से भी, लेकिन ऐसा लगता है कि दोनों जमातों ने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया, जिसकी वजह से अब मियाँ साहब सोलो एहतजाज पे आ गए हैं और सोलो प्रोसेशंस होंगे, फिर जलसे जुलूस होंगे। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ को तो अपने स्टांस को जो है वो ज़रा रिविजिट करने की ज़रूरत है कि वो चाहते क्या है। कि अगर फ़र्ज़ करें सुप्रीम कोर्ट की जो डिटेल जजमेंट है उसमें वो ये उनको वाकई नाअहल की तरफ नहीं जाता मामला, या इलेक्शन कमीशन को भी, तो क्या फिर उनको ये सिस्टम कबूल है? फिर वो पुराना स्टांस कहाँ गया? इसी तरह जमात इस्लामी के साथ मतलब ये है कि जमात इस्लामी को भी अब खुल के अपना एक अमली तौर पे आगे आना होगा, लेकिन इसके लिए मियाँ नवाज शरीफ साहब को एक अपने वो स्टांस को थोड़ा बढ़ाना होगा, उसको भी रिविजिट करना होगा, माजी को भी देखना होगा। मियाँ साहब ने इन दोनों जमातों के साथ माजी में क्या क्या किया है इसको भी देखना होगा। देखें जी, इन दोनों जमातों के साथ माजी में जो कुछ भी हुआ है, या इन दोनों जमातों ने भी जो है, मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब अगर जमात इस्लामी को कुछ शिकवे हैं तो यकीनन मुस्लिम लीग नून को भी शिकवे होंगे, और दोनों की कोई ना कोई ग्राउंड्स हैं, उनको भी देखा जा सकता है। आप ये भी देखें कि अगर मतलब मियाँ नवाज शरीफ साहब की सपोर्ट के साथ बहरहाल जमात इस्लामी को भी कुछ सीट्स मिलती रही हैं, जो कि अब उनका कोई कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उनके लिए मतलब मेरी राय है कि अब उनके लिए उसको क्रिएट करना और वहाँ से कोई विनिंग कैंडिडेट लाना, ये भी तो एक मसला है कि जब आप अपने वोट्स डिवाइड करते हैं, अगर आपने राइट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप दोनों समझते हैं कि वज़ीर आज़म शुड गो, मस्ट गो, देन वाई
आप अलहदा अलहदा चल के अपनी ताकत को डिवाइड क्यों करते हैं? एक भरपूर अपोजिशन को मैं मतलब यहाँ पे जैसे कि मैंने इमरान खान साहब के हवाले से कहा कि वो अपना मौका अब वाजे करें कि वो क्या चाहते हैं। राइट, बिल्कुल सही। तो इसी तरह जमात इस्लामी भी, इसी तरह मुस्लिम लीग नून भी, महज इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन लोगों की इस बुनियाद पे नहीं की जा सकती कि जनाब पीपल्स पार्टी अपना वजीर आज़म बदल ले तो ठीक है सब घर बैठ जाए, फिर 1 साल जो है वो सुकून से हम निकाल लें। अब मेरा ख्याल है कि इनको भी थोड़ा बढ़ के एक क्लियर स्टांस के साथ आगे आना चाहिए कि जनाब अब ज़रूरत आ गई है कि हम इलेक्ट्रल कॉलेज की तरफ दोबारा रुजू करें, वो जिसको मुनासिब समझें अवाम, अब दोबारा जो है हमें जाना। राइट, बिल्कुल सही फरमाया। और नाज़रीन, अब बात होगी ड्रोन अटैक्स के हवाले से। एक बार फिर अमेरिका ने दहशतगर्दी शुरू कर दी है और पाकिस्तान के मासूम लोगों को अपनी जारहियत का निशाना बनाना शुरू कर दिया, लेकिन हमारी पार्लियामेंट जो कि सुप्रीम है वो आज भी खामोश है। पहले खबर सुन लीजिए। शुमाली वज़ीरिस्तान में फिर ड्रोन हमला, 10 अफराद जाँ बहक। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। शवाल में अमरीकी जासूस तैयारे ने एक घर पर 2 मिसाइल दागे, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। फिर इसी से रिलेटेड एक और खबर भी है कि पेशावर में अमरीकी सफारतखाने की गाड़ी की नंबर प्लेट जाली निकली, ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। और ड्रोन हमले अपने दिफा के लिए जैसे भी ऑपरेशन की ज़रूरत होगी करेंगे। लियोन पेनेटा जो कि अमेरिका के वज़ीर दिफा हैं और CIA के साबिक चीफ हैं, उनकी ये ढिठाई भी आपने मुलाहिजा फरमाई और इस पर हम बात करेंगे मोहतरम दिलावर चौधरी साहब से। दिलावर साहब, पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तमाम तर बुलंदोबान दावों के बावजूद भी ड्रोन अटैक्स रोकने में बिल्कुल नाकाम है। पहली बात यह है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, हमें इस बहस में पढ़ना नहीं चाहिए। जमहूरियत में कोई चीज़ सुप्रीम नहीं होती, बल्कि हर एक की एक कॉन्स्टिट्यूशनल हद होती है और वो उसमें रह के काम करता है। अदलिया, पार्लियामेंट, एग्जेक्टिव, ये सब लोग जो हैं ये अपनी अपनी हदूद में रहें और यही जमहूरियत का हुस्न है। अगर ये वही डिक्टेटराना अंदाज में अपने आप को सुप्रीम की बात करेंगे तो फिर तो वही डिक्टेटोरियल रूल की तरफ हम बढ़ेंगे ना, सोच हमारी उस तरफ जाएगी। तो हम ये सोचें कि हमने अपनी अपनी हदों में रह के जमहूरियत को और मुल्क को मजबूत करना है और इदारों को भी। आपने समझा कि बॉन कॉन्फ्रेंस की बाइकआउट किया गया था, अब शिकागो कॉन्फ्रेंस का भी बाइकआउट करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि शिकागो महज बाइकआउट क्या होते हैं। आप ये क्यों ये बहस हमारे मुल्क में चल रही है कि जनाब ये नेटो सप्लाई को बहाल होना चाहिए, हमारा हेडेक है। हमारी इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल आप देखें ना कि कहाँ पहुँच गई है, वो एक्यूट इमरजेंसी में है और हमारा ये सोशल फैब्रिक्स उधड़ रहे हैं। कोई किसी ने मैदान जंग बना रखा है बलूचिस्तान को, तो किसी ने फाटा को बना रखा है। इन हालात में हम ये चीज़ें सोचने के बजाय या महज शिकागो कॉन्फ्रेंस के करने के बजाय बाइकाट कर दें इसकी, या अब जो हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि ड्रोन हमला हो और दफ्तर खारजा से एक बयान जारी हो जाए कि जनाब मजम्मत करते हैं, इसकी बजाय हमें अब बड़े क्लियर स्टेप्स लेने हैं। क्या स्टेप्स हो सकते हैं? पहले नंबर पे हमें ये कहना है कि ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। आगे आपकी इस जंग ने हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में डाल दिया, अब हम अपने फैसले खुद करेंगे, हम इस जंग से बाहर आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अब हम एहतजाज नहीं करेंगे, ना किसी कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट करेंगे, हम अपने मफाद में फैसले करेंगे और कोई ड्रोन आएगा तो वो बच के नहीं जाएगा, क्योंकि ये मजाक नहीं है, ये हमारे मुल्क की सॉवरेनिटी का मसला है। और आप कभी मतलब ड्रोन गिराने के अहकाम कौन देगा? कौन सी पार्लियामेंट देगी? वो पार्लियामेंट जिस पर ये कहता है अमेरिका के ये सजा याफ्ता वज़ीर आज़म है, इन पर हमारा हाथ है। ड्रोन गिराने की हवाले से मैं समझता हूँ DCC की एक मीटिंग होनी चाहिए। देखिए हमारे यहाँ अभी जमहूरियत जो है वो उस लेवल पे भी नहीं है। अभी मैं समझता हूँ कि एक सोशल सेटअप है, वो उस तरह की डेवलप जमहूरियत नहीं है। वो मतलब बीच में बहुत सारे ब्रेक्स आते रहे हैं, आर्मी रूल्स होते रहे हैं, सारा कुछ है। तो एक डिसीजन मेकिंग बॉडी इसीलिए मौजूद है जिसको हम DCC कहते हैं, डिफेंस कमेटी ऑफ द कैबिनेट। तो आप सब लोग, अस्करी क़यादत भी, सिविल क़यादत भी वहाँ इकट्ठी हो, ऑपोजिशन के लोग भी मौजूद हों और एक फैसला करें अब कि हमने करना क्या है, कि वाकई हमने अपने मुल्क के लिए अब सोचना है, अब कंट्री ओरिएंटेड पॉलिसियां बनानी है या महज करारदादें पास करा के फिर उनका अफसोसनाक वाकया पेश आया। टेरी जॉन्स मलून पादरी है और जिस तरह से उसने बेहुरमती की, नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह, कुरान पाक की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। और वो ये कहता है कि इस्लामी दुनिया के अंदर हमारे लोगों को चर्चेज में जाने नहीं दिया जाता, इबादत नहीं करने दी जाती, इसलिए नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह मैं इस कुरान पाक को
नजर आतिश करूंगा। इस वाक़े को, जो कि दूसरी नहीं तीसरी बार हुआ, वो मुसलसल ढिठाई के साथ हरजा सराई पर उतरा, लेकिन हमारे हुक्मरान जो कि खुद को कहते हैं कि हम कलमा गो मुसलमान हैं, किसी ने एक स्टेटमेंट नहीं दी और अफगानिस्तान के अंदर भी कुरान पाक को नजर आतिश कर दिया जाता है। क्यों ऐसा रवैया है कि हमारे हुक्मरान इस पर एहतजाज नहीं करते? देखें, ये बेहिसी है। मैं समझता हूँ कि हमारे जो पहली बात तो ये है कि ये जो टेरी जोन्स है ये एक दहशतगर्द है। अमेरिका को चाहिए कि फौरन इसके सर की कीमत लगाए। ये पूरी दुनिया में एक अनरेस्ट क्रिएट कर रहा है और इसको गिरफ्तार करे या इसको मारे किसी मुकाबले में। और उलमा कराम तो वाजिब कत्ल करार दे चुके हैं। मैं ये समझता हूं कि अमेरिका, मैं ये कहना ये चाहता हूं कि सबसे पहले तो इस पे अमेरिकन को देखना चाहिए कि वो अपने अंदर कितने फनेटिक और कितने हार्ड लाइनर और कितने शिद्दत पसंद लेके जो है मतलब वो चले हुए हैं, और दूसरे वो आज़ादियाँ और दूसरे को वो जो है वो लिबरेशंस और दूसरे को वो लिबरलिज्म के सबक पढ़ा रहे हैं। पहले उनको अपने अंदर मौजूद जो दहशतगर्द हैं, जो शिद्दत पसंद हैं, जो इस तरह जुनूनी हैं और लोगों के मजहबों, दूसरों के मजहब का मजाक उड़ाते हैं और दुरोहगोई से काम लेते हैं, उनको चाहिए कि उनको वो सबसे पहले उसके लिए कोई कानून साजी करें। कितने बेबस हैं अगर जब वो ये कहते हैं कि हमारा कोई, मैं अर्ज करता हूँ, जब वो ये कहते हैं कि हमारा जी कानून ये इस तरह इजाजत, तो कितने बेबस हैं वो कि वो अपने दहशतगर्दों के लिए तो उनका कानून बेबस है और वो दूसरे मुल्कों में आके तो वहाँ जो है जंग की कैफियत पैदा करें अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। तो पहले उनको अपने दहशतगर्दों को कंट्रोल। क्या ये अमेरिकी सफीर जो बात करते हैं कि हमारा मीडिया जो है वो इस तरह से लोगों में इश्तिहाल पैदा कर रहा है, क्या ये दुरुस्त है? दूसरी जानिब आप जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, जितनी मर्जी इश्तिहारात की बात कर लें, जितनी मर्जी तालीमी सेक्टर में एड देने की बात कर लें, लेकिन जब इस तरह की हरकतें होंगी, आप समझते हैं कि अमेरिकी पाकिस्तानियों का दिल जीत सकेंगे? नहीं, देखें जी, बात यह है कि दिल जीतने वाली बात तो ये है कि आप जो है वो ना किसी के दिल जीते ना किसी के दिल हारे। हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं ना। हमें ये देखना है कि हमारे मुल्क की मफाद किस में है। उसको हम ये नहीं कहते कि कोई अमेरिका से हम कोई जंग लड़ने चल पड़े या रूस से जंग लड़ें या किसी और से जंग, मतलब जो कि हम ये देखें हमारे मफादात क्या हैं। जब हमारे मफादात के तहत हम एक पॉलिसी बनाएं, ठीक है ना, अब जब वो मफादात को हम हमेशा जो है वो आगे रखें। हम ये इतने जज्बाती क्यों होते हैं कि दिलों की बात शुरू कर देते हैं, उसके बजाय हमें अमली इकदाम करने चाहिए। जैसे देखें ना, और दूसरा ये है कि जिसके साथ जंग लड़ने की जरूरत है, जो हमारे पानी पे कब्जा करता चला जा रहा है, जो कि कश्मीर का फैसला नहीं होने देता, उसको तो हम पसंदीदा मुल्क करार देने की बातें कर रहे हैं। भी इसी अमेरिका का हाथ है दिलवर साहब। जिसका भी हाथ है, हमें ये नहीं देखना कि किस पे किसका हाथ है, हमें ये देखना है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। कैसे हम भी देखें ना, अगर जो कुछ मुल्कों पे अगर कुछ मुल्कों का हाथ है, तो कुछ मुल्कों की पॉलिसीज ऐसी भी हैं कि जो ये चाहेंगे कि हम जो हैं वो उनसे थोड़ा सा किनारा कशी करें और वो हमें अपना हाथ रखने के लिए तैयार होंगे। जैसे कि चाइना है, हम इस इवन रशिया है, तो हम इस खित्ते की कुव्वतों को क्यों नज़रअंदाज करते हैं? बिल्कुल सही। और एक खबर कराची के हवाले से, उसके बाद हमें ब्रेक पर जाना है कि कराची में फायरिंग, तशद्दुद, पीपल्स पार्टी के 3 कारकुनों समेत 10 अफराद जाँ बहक। लियारी किनौन के बहाल रेंजर्स एहलकार तैनात। कटी पहाड़ी में कशीदगी, 3 गाड़ियां नजर आतिश। लियारी में आज रात फिर ऑपरेशन होगा, पुलिस चीफ का ये कहना है। ब्रेक पर जाने के बाद जब हम वापस आएंगे तो आपकी कॉल भी शामिल करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। टुडे में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। हमारा नंबर है 0423631269 और ब्रेक पे जाने से कब जो हमने खबरें डिस्कस की हैं इस पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। मोहतरम दिलावर चौधरी साहब हमारे साथ तशरीफ फरमाए। दिलावर साहब की जात से हम पहले कॉलर की जाने बढ़ना चाहेंगे। ख्वाजा अंजुम साहब हैं हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाइए। सर, बात यह है कि आप बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तानी परचम नहीं लहरा सकते और कौमी तराना नहीं गा सकते। एक तकरीब में बंदे मातरम गाया गया जहां पर मेहमान खसूसी हमारे वजीर आजम थे, वो भी खामोशी से सुनते रहे। दूसरी बात, मैं लियारी के बारे में कहता हूं कि अगर ये शरीफ लोग थे तो इनके खिलाफ 8 दिन ऑपरेशन क्यों हुआ? अगर ये मुजरिम थे तो इनके साथ नवाज शरीफ और इमरान खान हाथ मिलाने क्यों गए? आपके तमाम अदारे कॉलेज कर गए हैं। कल फैसलाबाद में एक जज को एक वकील ने जूता खींच मारा। क्या यही जमहूरियत है? मैं कहता हूं इस जमहूरियत पे हम लानत भेजते हैं।
इस्लाम के अंदर जमहूरियत ही नहीं है। आज मैं कहता हूं कि कियानी साहब आइए, अपने मुल्क के लिए आइए, अपनी जात की नफी करके लिए आइए, क्योंकि अगर ये कैंसर बढ़ गया तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान को नुकसान पहुंच जाएगा। और हमारे हुक्मरान पाकिस्तान तोड़ देने की बातें कर रहे हैं, सूबों की बातें कर रहे हैं जी। सबसे अहम बात इसमें यह है, सच और वक्त को निकालकर आपका मीडिया क्या कर रहा है। ठीक है ख्वाजा साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच ख्वाजा साहब। अभी हम बात करेंगे, आपने 3-4 बातें की हैं, अभी इस पर बात होगी। यासीन साहब भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम यासीन साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाइए। मैं ये पूछ रहा था जो कराची में जारी है, यहाँ पर मुसलमानों को मुसलमानों से मरवाया जा रहा है, ऐसे तो काफिर को भी मारना नहीं आया। अल्लाह ने कताल का भी बताया कुरान जी ने, काफिर को भी कैसे कत्ल करना है। अब हिंदू और मुसलमान इंडिया में इकट्ठे रहते हैं, तो उसको मारते हुए दूसरे जिससे काफिर आया था उसको मार दो, उसका भी अल्लाह ने बल बताया कि कैसे मारना है। दूसरी बात ये है कि हर चीज तबाह हो चुकी है। हुकूमत कहती कोई मुझे तो किसी चीज का पता ही नहीं है, जरदारी साहब कहते हैं हर चीज, बिजली है जो कोई टाइम टेबल नहीं देते, किसी ने दफ्तर जाना किसी ने नमाज पढ़नी है, उसका भी किसी को पता नहीं। थैंक यू वेरी मच। शाहिद साहब भी लाहौर से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। शाहिद साहब फरमाइएगा, आज क्या कहना चाहेंगे? ये जनाब कल एक ऐलान हुआ है कि जनूबी पंजाब से भी एक लॉन्ग मार्च चलेगा खैर से, और लाहौर पर चढ़ाई करेगा। जरूर लिया सरकार, लॉन्ग मार्च लेके लाहौर आओ, असी तो पहले ही नको नक आए हैं, मगर पहले अपने घर की अग बुझा के आओ। जो आग लियारी में लगी है, क्या वो कल मुत्तहिदा के लीडरों के घरों की तरफ नहीं बढ़ेगी? पहले अपने गिरबान में झांक लो जरा। थैंक यू वेरी मच जी। मुस्तफा साहब भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा साहब। वालेकुम जी, आपको और दिलावर साहब को सलाम जी। मैं अर्ज करूंगा कि नवाज शरीफ साहब से कि देखिए, सिर्फ 6 अरब रुपए का नुकसान नहीं हुआ 4 सालों में इस हुकूमत ने किया, सिर्फ स्विस कोर्ट के पैसे नहीं है, 6 करोड़ डॉलर, यहाँ तो 33,000 अरब रुपए का नुकसान ये 52 माह में इन्होंने कर दिया। और उन्हें बार बार इस चीज को दोहराना चाहिए, 33,000 अरब का 4 साल में करप्शन और इनकॉम्पिटेंस, मिस गवर्नेंस, फिर बिजली नहीं, पानी नहीं, रोटी नहीं। और कराची में देखें, वहां पर लोड शेडिंग जो है, मेरे ख्याल में 1-2 घंटे की, यहाँ पंजाब में जहाँ सदर्न पंजाब की ये बात करते हैं 18-18 घंटे की। ये इन चीजों को हाईलाइट करें। गरीब के साथ महंगाई हजारों गुना बढ़ गई, और उसके साथ न ये देखिए कि जो टैरिफ हैं, यूटिलिटी टैरिफ किस तरह सैकड़ों गुना बढ़ गए। क्या हाल कर दिया इन्होंने 16.5 करोड़ अवाम का, इसका जिक्र किया जी। अभी हम इस पे बात करते हैं। आपने हमारे चारों मौजूद स्कॉलर्स की, जो कि रेगुलर स्कॉलर भी हैं, इनके गुफ्तगू मुलाजा फरमाई। जमहूरियत पर आज लोग लानत भेज रहे हैं और फौज से कह रहे हैं कि आप आएँ और मुल्क को बचाएं। पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि सबसे, मैं वही अपना मौक़िफ़ दोहराऊंगा, और मेरा ख्याल है कि आर्मी चीफ भी इस पर बात कर चुके हैं कि जब कोई मुल्क अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो उसके बॉर्डर्स को कोई महज एक आर्मी डिफेंड नहीं कर सकती। तो अंदर से आप नहीं समझते कि हम कमजोर होते जा रहे हैं? जब अदलिया के एहतराम खुद हुक्मरान नहीं करेंगे तो फिर एक वकील उठकर जज को उसकी बेइज्जती करेगा। अंदर से स्ट्रॉन्ग होने की बात ये है कि हम अवाम जो हैं, हमें अब कुछ ना कुछ, क्या वजह है कि इजिप्ट के लोग, मिस्र के लोग एक सोशल मीडिया के जरिए, महज जो है ईमेल्स के जरिए, इस तरह इंटरनेट के जरिए अपने आप को यूनाइट कर सकते हैं, और अब अभी तक वो उस जद्दोजहद में शरीक है। आप बिल्कुल, अब की जद्दोजहद फौजियों के खिलाफ है। क्या वजह है कि दूसरे लोग जो हैं वो, मतलब दुनिया इतनी बेदार हो रही है और हम अभी तक उन्हीं बातों में लगे हैं। सबसे ज्यादा जिनका जो एहतसाब का जो अमल कर सकते हैं वो अवाम है। अगर महज एक इदारे को आप कहते हैं जी आप आ जाएं, तो ये भी मुनासिब नहीं है। आप आ जाएं, पहली बात तो ये हमें जो है वो अवामी रूल की बात करनी चाहिए। ठीक, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो कुछ चल रहा है, ये इन्होंने बहुत ज्यादा बिट्रे किया है, अवाम को बहुत ज्यादा मायूस किया है इन हुक्मरानों ने। महंगाई इस कदर हो चुकी है कि लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो चुके हैं, हर चीज हर रोज महंगी होती जा रही है। इस सारी चीजों को जो हमने देखना है, ये अवाम ने देखना है। हमारी तंजीमें इतनी मजबूत होनी चाहिए कि सच को सच और झूठ को झूठ कह सकें। मैं समझता हूं कि वकला तंजीमें ही उस वकील का एहतसाब करें कि आप ये क्या इस तरह के, मतलब ये इदारों की बेहुरमती आप कर रहे हैं, हम इदारों के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ते रहे हैं और आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और वकला के एक नहीं सैकड़ों वाक़यात हैं, जो एक वकील उठता है, एक पुलिस वाले को उठ के थप्पड़ मार देता है, जज को थप्पड़ मार देता है ना। इसी तरह उनको अपने एहतसाब करना चाहिए। अब आए हम मीडिया की तरफ, हमें भी अवाम को सही मायनों में एजुकेट करने का बीड़ा उठाना चाहिए। ये जो रेटिंग के चक्कर हैं, ये जो
एड्स के चक्कर हैं, ये जो इस तरह के चक्कर हैं, इनसे बाहर आके हमें जो है वो रेटिंग के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए कि जी हमें हमारा प्रोग्राम ज्यादा मकबूल हो जाए, उसको हमारा चेहरा अल्हम्दुलिल्लाह इस चक्कर में कभी नहीं पड़ा। अल्लाह का शुक्र है, मैं सबकी बात, ओवरऑल मीडिया की बात कर रहा हूँ कि ये हमें इन चक्करों में, ये जो मीडिया हमारे मतलब हैं, इनकी वजह हमें आवाम को एजुकेट करना चाहिए। आप एड फ्यूल टू फायर वाला काम ना करें कि जी आप एक काम होता है, आप उस पर कमेंट्री शुरू कर देते हैं, 4-4 घंटे की कमेंट्री, जैसे कोई क्रिकेट मैच हो रहा है या हॉकी या फुटबॉल का मैच हो रहा है। हमें भी अपना एहतसाब करना चाहिए और हमें जो है वो रेटिंग के चक्करों में बहुत अजीब अजीब खबरें जो जिनकी मतलब कोई कंफर्मेशन नहीं होती, हम दे देते हैं, फिर उनको वापस लेते हैं, फिर करते हैं। हमें इस हवाले से हमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना बिल्कुल सही, हमें और अवाम को, अवामी तंजीमों को, देखें मैं समझता हूँ अवाम उठ खड़े होना कोई मसला नहीं है, अवामी तंजीमें मौजूद हैं, लॉयर्स मौजूद हैं, इसी तरह सरकारी मुलाजमीन की तंजीमें मौजूद हैं, मीडिया की तंजीमें मौजूद हैं, इनको मिल बैठना चाहिए और इनको मिल बैठ के एक लाहे-अमल मुल्क के लिए बनाना चाहिए, अपने अपने मफादात के लिए। माजरत के साथ मैं कहूंगा हम कितनी मीटिंगें करते हैं, बिल्कुल सही, तो चाहे बुकला है या दूसरे हैं, लेकिन अब हमें मुल्क के लिए मिल बैठ जाना चाहिए। सर अमेरिका से काफी देर से हमारे साथ लाइन पर है मोहसिन साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब। मैं आज एमक्यूएम के निस्बत से कुछ कहना चाहूंगा। जी जी फरमाइएगा। ये असूलों को बालाए ताक रखते हुए तवातर के साथ इस गैर मकबूल हुकूमत की पार्लियामेंट में उनका साथ दे रही हैं, तो मीडिया से ये आज डिमांड है कि इनको, अगर ये इंसिस्ट करें कि इनको हक परस्त कहा जाए, तो साथ में मौका परस्त लेबल भी लगा के ये शय सुर्खी आनी चाहिए। क्योंकि ये अगर पिछले चंद सालों से देखें तो ये मौका परस्ती का इजहार ज्यादा कर रहे हैं और ये हक परस्त कम है। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब, अपने कॉल की। सज्जाद साहब भी हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम सलाम। अभी आपने मिस्र की बात की, मैं देखें कि मिस्र में तलीम का मेयार कितना अच्छा है, वहाँ पार्लियामेंट में पीएचडी साहब बैठे हैं जनाब, और हमारे पार्लियामेंट में गहरी डिग्री वाले बैठे हैं। फर्क बहुत बड़ा है। आप मिस्र की बात करते हैं, यूरोप की बात करते हैं, दुनिया के मौजूद मुल्कों की बात करते हैं, पहले अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा कि हमारे पास गहरी डिग्री वाले कितने हैं। इसके अलावा आप देखें कि हमें कौम बनने ही नहीं दिया गया। आज भी जनूबी पंजाब, आज भी शिमाली पंजाब, आज भी खैबर पख्तूनख्वा, आज भी हज़ारा डिवीजन और आज भी कमालिस्तान, ये सारी बातें मैं इस बात पर हमेशा से जोर देता आया हूँ कि 1 यूनिट पे रखें पाकिस्तान को, ताकि सूबाइयत खत्म हो, सूबे खत्म होंगे, सूबाइयत खुद बहुत खत्म हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच सज्जाद साहब, थैंक यू वेरी मच। आप समझते हैं कि हुक्मरान ने मुल्क को तकसीम दर तकसीम के एक नए अमल में नई बहस में उलझा दिया है। मेरा ख्याल है कि सियाको सबाक से हटना नहीं चाहिए। मिस्र वो मुल्क है जिसके हालात पिछले दिनों बिल्कुल हमसे मिलते जुलते हैं। वहाँ भी जो उनके चीफ जस्टिस थे महमूद क्या जो थे, उनको भी इसी तरह जो है वो निकाला गया था उसने मुबारक साहब ने, और इसी तरह वो कितने साल तक स्ट्रगल करते रहे, शायद सज्जाद साहब ये नहीं जानते। और इसी तरह एक जो है वो अमेरिका का एक की तरफ से लाया गया एक बंदा 40 साल तक उन पर मुसल्लत रहा है। दूसरी बात यह है कि हम किस जो अपना गिरेबान है उसमें ये झांके कि ये जाली डिग्रियों वालों को भेजा किसने है असेंबली में। तो असल गिरेबान तो ये है, हम अपने गिरेबान में, यही तो मैं अर्ज करता हूँ कि हमें अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। कहीं ना हमारी भी जो ये लापरवाहियां हैं, हमारी भी जो इलेक्शन में जो सही नहीं है, फिर हम कहते हैं जी कोई 16% वोट लेके कामयाब हो गया, कोई 20%, 11% वाला वज़ीर रेलवे आज बाहर क्यों नहीं निकलते? 11% वाला वज़ीर रेलवे है। हाँ, अब हम ये कहें कि जी यहाँ जाली चूंकि डिग्रियों वाले बैठे हैं इसलिए ये। दूसरी बात ये है कि आप देखें इकाइयों में भी एक हुसन है। क्या ऐसे एक सवाल, क्या ऐसे जाली डिग्री वालों की मौजूदगी में पार्लियामेंट सुप्रीम हो सकती है? मैं पहले तो अर्ज करता हूं कि मेरे नजदीक कोई भी इदारा सुप्रीम नहीं है, बल्कि हर एक की अपनी अपनी हदें हैं और काम है। दूसरी बात यह है कि ये ऐसे डिग्री जो जाली डिग्री वाले हैं, ये हम पे भी हर्फ आता है अवाम पे, कि हम लोग उस वक्त क्यों नहीं सोचते। देखें ऐसे वाकयात भी हुए हैं कि जाली डिग्री की बुनियाद पे किसी ने इस्तीफा दिया और वो फिर दोबारा मुंतखब हो गया। आखिर ये हमें भी अपने रवैयों पे गौर करना पड़ेगा। इसीलिए अब ये एक साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी कि 18-18 घंटे बिजली नहीं आ रही जनूबी पंजाब में, तो हमारे ये जनूबी पंजाब के भाइयों को, ये अपने हुक्मरानों को ये पूछ लेना चाहिए कि जनाब सूबा तो आप बाद में दें, पहले बिजली तो दें। हमारे कुछ कॉलर ने जिक्र किया लियारी का भी, मुख्तसरन लियारी के बारे में फरमाइएगा कि 8 दिन तक ऑपरेशन होता रहा, लेकिन उससे पहले
पीपल्स पार्टी की हुकूमत को, मौजूदा हुकूमत को ये नजर नहीं आया कि वहां पर इतना असलहा है? मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी की मौजूदा हुकूमत को पहले तो उज़ैर बलोच साहब की बात का जवाब देना चाहिए, जो कि पीपल्स अमन कमेटी के ही ओहदेदार थे और पीपल्स पार्टी के ही रुकन थे। अब वो पीपल्स पार्टी उन्होंने छोड़ी और उन्होंने कहा ये सारा असला हमें गवर्नमेंट ने दिया है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने दिया है। उनकी ये एलिगेशन है, पहले तो उसका जवाब दे कि फिर दूसरा ये है कि क्या सारे कराची के जो जराइम है वो सिर्फ लियारी में ही हो रहे हैं, वहीं पे आपने सारा ये फोकस किया है। तीसरा ये है कि आपका ये ऑपरेशन भी जो है, आप एक तरफ जो है वो लियारी को दिखा रहे हैं कि ऑपरेशन भी कर रहे हैं अपने इत्तेहादियों को खुश करने के लिए, और दूसरी तरफ आप वहां भी जो है, हमारे मौजूद स्कॉलर ने कहा कि हक परस्त नहीं मौका परस्त है। देखें, अगर आप किसी वाज़े असूल के साथ लोगों का हुकूमत या अपोजिशन के साथ नहीं जाएंगे, बल्कि यूं महसूस होगा कि आप हुकूमत करने को प्रेफर करते हैं, तो फिर इस तरह की बातें होंगी। और ये एक अगर आप जमहूरियत पे यकीन रखते हैं तो ये जमहूरी अमल का हिस्सा, आपको बर्दाश्त करके इसका प्रॉपर जवाब देना होगा। राइट, बिल्कुल सही। और तमाम कॉलर्स के मशकूर हैं जिन्होंने आज के प्रोग्राम में कॉल की। पढ़ेंगे आज के नवाब कॉलम की जानिब। आज का कॉलम सरवर मुनीर राव साहब का कॉलम है। लिखते हैं, कौम तफसीली फैसले की मुंतज़िर है। लिखा है इन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को तौहीन अदालत के मुकदमे में सजा देने के बाद मुल्क का सियासी निज़ाम न सिर्फ एक तलातुम का शिकार हुआ है बल्कि एक आइनी बहरान ने भी जन्म लिया है। मुख्तलिफ आइनी और कानूनी माहिरीन वज़ीर-ए-आज़म की सजा और फिर उनके मुस्ताफ़ी ना होने के अमल पर ऐसी ऐसी दलीलें पेश कर रहे हैं कि आम आदमी एक खिलजान में मुब्तला हो गया है। लिखते हैं कि लफ्ज़ लाइकली के इस्तेमाल ने वज़ीर-ए-आज़म और उनकी कानूनी लॉबी को यह कहने का मौका फराहम किया है कि जब तक तफसीली फैसला नहीं आएगा सूरत हाल वाज़े नहीं है। अभी अपील का हक भी, इसलिए वज़ीर-ए-आज़म को हतमी तौर पर सजा याफ्ता करार देना और नाअहल कहना दुरुस्त नहीं। दूसरी तरफ नून लीग और बहुत से आईनी और कानूनी माहिरीन का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म नाअहल हो चुके हैं। कौम तफसीली फैसले की मुंतज़िर है। सरवर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर तो अभी नहीं है, लेकिन हम आपसे ही जानना चाहेंगे, पहले भी गुफ्तगू इसी हवाले से हो रही थी, लेकिन तफसीली फैसला अभी तक क्यों नहीं आया? देखें, तफसीली फैसला तो नहीं आया, लेकिन ये भी फैसला सफिशेंट है बहुत हद तक। देखें, आप जब ये कहते हैं कि देखें आपके वज़ीर-ए-आज़म को 30 सेकंड की सज़ा हुई या बर्खास्त अदालत हुई, वो 30 सेकंड बने या 6 सेकंड बने, लेकिन आप ये कहते हैं जी मामूली सी सज़ा हुई है और शॉर्ट जजमेंट में लिखा है लाइकली ट्रीटेड लाइकली अकॉर्डिंग टू मतलब लाइकली टू बी ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 63(1)G। तो आप कितनी अजीब बात करते हैं। सज़ा तो थोड़ी सी है अगर उसका वक्त देखा जाए, लेकिन उसके पीछे उन्होंने ये बात की है कि उन्होंने तज़हीक की है, इसको इस तनाजुर में देखना चाहिए इस फैसले को। ये जो हमने छोटी सी सज़ा दी है तब बर्खास्त अदालत कैद की, इसके पीछे एक बहुत बड़ा पहाड़ है और वो है आर्टिकल 63(1)G। इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने जानबूझ के अदलिया का मजाक उड़ाया। इसको इस तनाज़र में देखें, सज़ा को 5 साल के लिए नाअहल ये बहुत बड़ी बात की है। अब अमल दरामद की बात करें, इस मतलब कितनी डिटेल से सुप्रीम कोर्ट के पास, मैं समझ सुप्रीम कोर्ट के पास तो बहुत से ऑप्शन हैं, जिनमें वो इन आर्टिकल 190 भी है जिसमें वो अपनी एड में किसी को भी बुला सकते हैं। दूसरा ये है उनके पास ये है कि वो अगले मरहले में स्पीकर को, पहले तो ये है कि डिटेल जजमेंट, उसके बाद वो स्पीकर को ऑर्डर कर सकते हैं कि आप क्यों ना आपके मतलब वो एक उसको तौहीन अदालत के जुमरे में भी ले सकते हैं अगर स्पीकर उसको रोके या कुछ करे, और डायरेक्टली वो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को भी कह सकते हैं कि काम शुरू किया जाए। खत लिखने के हवाले से ये बाज़ इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि वो जुडिशल कमीशन भी बनाया जा सकता है, फिर वो जुडिशल कमीशन इस तमाम अमूर की निगरानी करेगा और वो खुद खत लिखेगा सुई सुकाम को। देखें, पहली बात यह है कि जब एक चीज़ तय है, आपने एक करप्शन की ही नहीं है कि आप कहते हैं कि जी ये सब झूठ है, ये फलाह है। दूसरी तरफ आप कहते हैं जी हम अपने सदर को एक गैर मुल्की मजिस्ट्रेट के आगे क्यों डालें। इसका मतलब ये है कि उन्होंने कुछ किया है और आपके पास सिर्फ ये आर्गुमेंट है कि हम उनके आगे क्यों डालें। अगर वो उन्होंने कुछ नहीं किया ऐसा तो उनको किसी के आगे भी डालें, वो सुरखरू होकर इसमें मुल्क की और कौम की इज्जत बनेगी। तो ये मैं समझता हूँ ये किसी किस्म के जुडिशियल कमीशन या इस तरह की जरूरत नहीं है। जब आप पे कोई एलिगेशन लगता है तो आप उसको, जब आपको मौका मिल रहा है, आप पे अगर एलिगेशन है कि आपके स्विस अकाउंट्स हैं और उनकी बुनियाद कानूनी नहीं है,
तो आपके लिए तो बड़ा अच्छा मौका है कि आप अपने आप को पेश करें एहतसाब के लिए बिल्कुल सही। किसी भी अदालत में और अपने आप को क्लियर कराएं, ना कि आप कहें कि जी हमने उसके आगे डाल दिया। डाल तो आपको तब दे रहे हैं ना कि आप कहें जी हाँ इन्होंने ये किया है लेकिन हम अपने सदर को उनके आगे नहीं डालेंगे, इससे ये पहलू भी निकल सकते हैं। आप क्यों घबराते हैं? किसी जुडिशियल कमीशन की जरूरत नहीं है, मेरा ख्याल है ऑर्डर पे इंप्लीमेंट करना चाहिए। बिल्कुल सही फरमाया दिलावर साहब ने। बढ़ेंगे आज के नवाब वक्त इदारे की जानिब। आज का नवाब वक्त इदारे है कि तवाराई बहरान पर काबू पाने के लिए काला बाग डैम की अफादियत मुसल्लिमा है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान से मुतल्लिका अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट में कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने 2 साल के दौरान बिजली के टैरिफ में 75% इजाफा किया है। पाकिस्तान में बिजली की पैदावारी लागत कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। बिजली चोरी और बकाया जात की वसूली में भी नाकामी का सामना है। तवानाई बहरान से पाकिस्तान को सालाना 4 खरब रुपए का नुकसान हो रहा है। और आखिरी लाइन ये है कि जिस मंसूबे से आपको 40,000 मेगावाट बिजली दस्तयाब होने का इम्कान हो उसे दफन कर देना, मार्ज़े इल्तवा में डालना कौम और मुल्क के साथ साथ अपनी आइंदा नस्लों के साथ भी दुश्मनी के मुतरादिफ है। काला बाग डैम की अफादियत के हवाले से इदारिया है, मुख्तसरन हम चाहेंगे कि इसको आप रैप अप करें। मैं समझता हूँ कि काला बाग डैम को सियासत की नज़र किए बगैर अब हमें फौरी तौर पे इसकी तामीर शुरू करनी चाहिए। इससे किसी को नुकसान नहीं है, सबको फायदा है। 4,500-5 हज़ार मेगावाट बिजली मिलेगी। और जो आलमी बैंक की रिपोर्ट है उसका ये पहलू बड़ा गौरतलब है कि पाकिस्तान सिर्फ पन बिजली से हाइडल प्रोसीजर से ही 40,000 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है। ये जो इतनी महंगाई हुई है बिजली की, इसकी वजह ये थर्मल बिजली सोर्सेज से हम जो तेल के जरिए बिजली पैदा कर रहे हैं और इस तरह इनसे भी निजात मिलेगी, हमें रेजरवायर भी मिलेंगे, जरूरत के वक्त हम अपनी फसलों को सैराब भी कर सकेंगे और सैलाबों से भी बचेंगे। ज्यादा से ज्यादा डैम जो है बिल्कुल सही काला बाग डैम से इब्तिदा होनी चाहिए। बिल्कुल सही, काला बाग डैम जरूर बनना चाहिए। हमारा भी हुक्मरानों से, तमाम सियासतदानों से ये मुतालबा। दिलावर साहब बहुत शुक्रिया, आज आप तशरीफ लाए, बहुत आम मौज़ूआत पर आपसे गुफ्तगू हुई। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में भी बात होगी। आखिर में फरमाने कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अफसरान हुकूमत पाकिस्तान से खिताब किया। कराची में 11 दिसंबर सन 1947 को आपने फरमाया कि हमारे दुश्मनों की रेशा दवानियों का मौजू तरीन जवाब यह है कि हम अपनी ममलिकत को मजबूत और मुस्तहकम बुनियादों पर तामीर करने का अज़म समीम कर लें। यह वक्त है तामीरी काम का, बेगर्ज खिदमत का, बेलौस अदायगी फ़र्ज का। आपको अपने कौल और फेल दोनों से अपनी आवाम में एक नई रूह फूंकनी है। उसे ये महसूस कराइए कि वो एक मकसद अजीम के लिए काम कर रही है। इस पर भी ज़रूर गौर कीजिएगा। हमारे लिए मिशल राय इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो और पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। शाम रहमान के नवाब वक्त टुडे से इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।